वेलकम टू स्टडी विथ श्री। हम लोग टेस्ट सीरीज चला रहे हैं यूपी पीसीएस 2021 का। देखिए टेस्ट नंबर 46 है। 45 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्लेलिस्ट बना रखी है, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। देखिए अगर आप यूपी जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं, आरओ एआरओ की कर रहे हैं, या फिर बीईओ की कर रहे हैं, या लेखपाल की कर रहे हैं, या फिर एनटीपीसी आरआरबी की कर रहे हैं, या फिर एसएससी की कर रहे हैं, तो इन सब के लिए जो है कि काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पतन रासायनिक उत्पादों के निर्यात एवं आयात के प्रमुख केंद्र के रूप में हुआ है? फर्स्ट ऑप्शन है दहेज, सेकंड ऑप्शन है कोच्चि, थर्ड ऑप्शन है मुंबई एंड फोर्थ ऑप्शन है विशाखापत्तनम। तो देखिए इसमें से पूछ रहे हैं कौन सा ये पतन मतलब बंदरगाह जो है रासायनिक उत्पादों के निर्यात एवं आयात के प्रमुख केंद्र के रूप में हुआ है। तो कौन से पतन का जो है कि हुआ है, तो वो है आपका दहेज। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। देखिए ये बंदरगाह कहाँ पे है? ये बंदरगाह जो है कि आपका गुजरात में है, और इसका जो है कि विकास जो है कि स्पेशली रासायनिक उत्पादों के आयात निर्यात के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कोयला उत्खनन हेतु प्रसिद्ध है? फर्स्ट ऑप्शन है ट्रांसवाल, सेकेंड ऑप्शन है किरकुक, थर्ड ऑप्शन है के प्यार्क एंड फोर्थ ऑप्शन है कारागंडा। तो कौन सा क्षेत्र जो है कि कोयला उत्खनन हेतु जो है कि प्रसिद्ध है? तो वो क्षेत्र है आपका कारागंडा। ये फोर्थ ऑप्शन सही है। देखिए ये कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका कजाकिस्तान में, और ये जो है कि कोयले के उत्पादन के लिए जो है कि प्रसिद्ध है। अच्छा ये चीज़ बताइए, कजाकिस्तान की राजधानी और मुद्रा क्या है? आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? फर्स्ट ऑप्शन है मुंबई, सेकेंड ऑप्शन है नई दिल्ली, थर्ड ऑप्शन है हैदराबाद एंड फोर्थ ऑप्शन है चेन्नई। तो आपसे ये पूछ रहा है कि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण जो ट्राई है, इसका मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है कि नई दिल्ली में है। ये सेकेंड ऑप्शन सही है। देखिए ऐसे हम लोग समझ लेते हैं। देखिए ट्राई जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये जो है कि इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? तो 20 फरवरी 1997 को हुआ था। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में बता ही दिया। कहाँ पे? तो महानगर दूरसंचार भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, नई दिल्ली में है इसका हेडक्वार्टर। ठीक है। देखिए आज के डेट में इसका चेयरमैन जो है कि डॉक्टर पीडी बघेल जी हैं, और सेक्रेटरी जो है कि आपका सुनील कुमार गुप्ता जी हैं। देखिए इसका जब गठन हुआ था तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1997 के तहत जो है कि इसका गठन हुआ था। देखिए ट्राई का मेन पर्पज़ क्या होता है? तो इसका मेन पर्पज़ ये है कि भारत में जो भी दूरसंचार कंपनियां हैं उस पर नियंत्रण करना। ठीक है। ये आपने देख ही लिया कि इसका स्थापना कब हुआ था, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, और चेयरमैन कौन है आज की डेट में, और ये किसके द्वारा इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे दृष्टिबाधित लोगों के लिए ब्रेल लिपि का आविष्कार करने हेतु जाना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है विलियम प्रिंस, सेकेंड ऑप्शन है लुइस ब्रेल, थर्ड ऑप्शन है जस्टिन वुड एंड फोर्थ ऑप्शन है मार्क जुकरबर्ग। तो दृष्टिबाधित लोगों के लिए जो ब्रेल लिपि है उसका आविष्कार हेतु किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है लुइस ब्रेल को। ये सेकेंड ऑप्शन सही है। देखिए ये क्या होता है ब्रेल लिपि? देखिए ये जो नेत्रहीन लोग होते हैं ना, उनको पढ़ने और लिखने में ये सहायता करता है। ठीक है। इसे छू करके ये समझ जाते हैं कि क्या लिखा है। इसका आविष्कार जो है कि ये लुइस ब्रेल ने किया था। कब किया था? तो 1824 ईस्वी में किया था। देखिए ये भी एक ना फ्रांसीसी नेत्रहीन लेखक थे, और इन्होंने इसका आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। TOI 700D क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है एक ग्रह है, सेकेंड ऑप्शन है मगरमच्छ की एक प्रजाति है, थर्ड ऑप्शन है कोरोना वायरस की एक दवा है, एंड फोर्थ ऑप्शन है एक मिसाइल है। तो देखिए TOI 700 ये क्या है? तो देखिए ये एक जो है ना ग्रह है। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। देखिए यह एक छोटा ग्रह है। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? फर्स्ट ऑप्शन है पेरिस में, सेकेंड ऑप्शन है बर्लिन में, थर्ड ऑप्शन है वाशिंगटन डीसी एंड फोर्थ ऑप्शन है हैदराबाद। तो जो नासा है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय है आपका वाशिंगटन डीसी में है। देखिए इसको ऐसे समझ लेते हैं। देखिए नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसका जो है कि गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था आपका जुलाई 29, 1958 में। देखिए इसको जो है ना पहले NSCA के नाम से जाना जाता था 1915 से 1958 तक। 1958 में तब जाकर के इसका नाम जो है कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन हुआ। तो NSCA, पहले इसको मतलब NSCA के नाम से जाना जाता था, नेशनल एडवाइजरी कमेटी फॉर एरोनॉटिक्स, इसका फुल फॉर्म है। और इसके स्थान पे जो है कि नासा का स्थापना किया गया था। देखिए ये US गवर्नमेंट की एक एजेंसी है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। देखिए इसमें 18,800 प्लस कर्मचारी हैं, ठीक है। और इसके जो है कि मैनेजर जो है कि कौन है? तो इसके मैनेजर जो है कि चार्ल्स बोल्टन है। और डिप्टी मैनेजर कौन है? लोरी गार्वर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन खनिज उष्णकटिबंधीय उच्च प्रदेशों के एंडीज क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय है? फर्स्ट ऑप्शन है लौह अयस्क, सेकेंड ऑप्शन है तांबा, थर्ड ऑप्शन है सोना एंड फोर्थ ऑप्शन है कोयला। तो देखिए कौन सा खनिज पूछ रहा है कि उष्णकटिबंधीय उच्च प्रदेशों के एंडीज क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय है, तो कौन सा खनिज है वो? तो देखिए वो खनिज है आपका तांबा। ये सेकेंड ऑप्शन सही है। देखिए चिली में एंडीज पर्वत के पश्चिमी ढाल पर तांबे का उत्पादन किया जाता है और वहाँ पे एक स्थित है, जगह का नाम है चुकी कमाटा, ठीक है। वो जो है कि तांबे के लिए विश्व प्रसिद्ध है और विश्व में तांबे की सबसे बड़ी खान जो है कि वहीं पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है डुलूथ सुपीरियर झील, सेकेंड ऑप्शन है शिकागो मिशिगन झील, थर्ड ऑप्शन है डेट्रॉइट ह्यूरन झील एंड फोर्थ ऑप्शन है टोरंटो ओंटारियो झील। तो इसमें से सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये है आपका ये थर्ड ऑप्शन डेट्रॉइट, जो है कि ये ह्यूरन झील, ये डेट्रॉइट से संबंधित नहीं है। देखिए ह्यूरन झील कहाँ पे है? ये जो है कि आपका नॉर्थ अमेरिका में, और ये मिशिगन और एरी झील के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका सही सुमेल नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है एकरान कृत्रिम रबर, सेकेंड ऑप्शन है ओसाका पोत निर्माण, थर्ड ऑप्शन है मैग्नीटोगोरसक लोहा तथा इस्पात एंड फोर्थ ऑप्शन है बाकू पोत निर्माण। तो ये जो है कि किससे संबंधित है ये? तो इसका सुमेल नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। कौन सुमेल नहीं है? तो देखिए एकरान ये कृत्रिम रबर से संबंधित है, ओसाका पोत निर्माण से, मैग्नीटोगोरसक ये जो है कि लोहा तथा इस्पात से, बाकू ये जो है कि आपका पोत निर्माण से संबंधित नहीं है, ये जो है कि तेल शोधक के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवपाषाण काल के संबंध में निम्न कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए पहला क्या दिया गया है, यहाँ की प्राचीनतम नवपाषाण युगीन बस्ती मेहरगढ़ है। दूसरा दिया गया है कृषि का सबसे पहला एवं स्पष्ट प्रमाण यहीं से प्राप्त होता है। दिया गया है कि केवल एक सही है, दूसरा दिया है केवल दो सही है, तीसरा दिया गया है एक और दो दोनों सही है एंड चौथा दिया गया है न तो एक न ही दो सही है। तो इसमें से कौन सा सही है? तो देखिए यहाँ की प्राचीनतम नवपाषाण युगीन बस्ती मेहरगढ़ है, सही है। कृषि का सबसे पहला एवं स्पष्ट प्रमाण यहीं से मिला था, ये भी सही है। तो एक और दो दोनों सही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ताम्रपाषाण काल के संबंध में निम्न कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला दिया गया है कि इस काल का मानव केवल पत्थर के उपकरणों का प्रयोग करता था। दूसरा दिया गया है कि इस काल को लैकोलिथ युग भी कहा जाता है।
दिया गया है कि केवल एक सही है, दूसरा दिया गया है केवल दो सही है, तीसरा दिया गया है कि एक और दो दोनों सही है, एंड चौथा दिया गया है कि न तो एक और न ही दो सही है। तो इसमें से जो है कि आपका कौन सा सही है? तो देखिए, इस काल का मानव केवल पत्थर के उपकरणों का प्रयोग करता था। देखिए, बोला गया है कि केवल पत्थर के उपकरणों का प्रयोग करता था। तो देखिए, इस काल के मानव जो है कि पत्थर के साथ साथ जो है कि तांबे के उपकरणों का भी प्रयोग करता था, न कि केवल पत्थर। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। इस काल को लैकोलिथ युग भी कहा जाता है। देखिए, इस काल को जो है ना लैकोलिथ युग नहीं कहा जाता है, इस काल को जो है कि कैल्कोलिथिक युग कहा जाता है। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन, न तो एक ही और न ही दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संबंध में निम्न कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, फर्स्ट दिया गया है कि यह सभ्यता एक सुविकसित कांस्ययुगीन ग्रामीण सभ्यता थी। दूसरा दिया गया है कि इस सभ्यता में तांबे से अधिक मजबूत कांसे के औजारों का उपयोग एवं नगर शहरों में रहने को सभ्यता का प्रतीक माना जाता है। देखिए, पहला दिया गया है कि केवल एक सही है, दूसरा दिया गया है केवल दो, एंड तीसरा दिया गया है कि एक और दो दोनों, एंड चौथा दिया गया है ना तो एक ही और ना दो। तो हड़प्पा सभ्यता के संबंध में ये पूछ रहा है, यह सभ्यता एक सुविकसित कांस्ययुगीन ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, सुविकसित कांस्ययुगीन ग्रामीण सभ्यता नहीं, ये ग्रामीण सभ्यता नहीं थी, ये क्या था? ये नगरीय सभ्यता था। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका गलत। इस सभ्यता में तांबे से अधिक मजबूत कांसे के औजारों का उपयोग एवं नगर शहरों में रहने को सभ्यता का प्रतीक माना जाता है। देखिए, ये सही है आपका। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ग्रामीण नहीं, ये नगरीय सभ्यता थी, तो इसलिए ये गलत है, और ये दूसरा सही है। तो आपका कौन सा हो जाएगा सही? दूसरा केवल। तो ये हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला दिया गया है, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार भारतीय उपमहाद्वीपों में पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान 3 देशों में हुआ। दूसरा दिया गया है, हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक पूरा स्थल अफगानिस्तान से प्राप्त हुए। दिया गया है केवल एक सही है, केवल दो सही है, तीसरा दिया गया है कि एक और दो दोनों सही है, एंड चौथा दिया गया है कि न तो एक न ही दो। तो इसमें से सही कौन सा है? तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार भारतीय उपमहाद्वीप में कहाँ कहाँ? पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान, ये तीनों देशों में हुआ। सही है ना, तीनों देशों में हुआ। हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक पूरा स्थल अफगानिस्तान से प्राप्त हुए नहीं, हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक पूरा स्थल कहाँ से हैं? तो वो आपका भारत से प्राप्त हुए हैं। तो ये हो जाएगा आपका गलत। तो पहला ऑप्शन केवल सही है, तो इसमें से हो जाएगा आपका ये फर्स्ट, केवल एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोथल के संबंध में निम्न कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला दिया गया है कि लोथल को लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। सेकेंड दिया गया है कि लोथल नगर के पश्चिम में दुर्ग क्षेत्र एवं पूरब में निचला शहर था। ऑप्शन में दिया गया है केवल एक सही है, दूसरा दिया गया है केवल दो सही है, तीसरा दिया गया है कि एक और दो दोनों सही है, एंड चौथा दिया गया है कि न तो एक ही सही है और न ही दो सही है। तो इसमें से आपका देखिए, लोथल को लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। सही है क्या? हाँ, सही है ये। लोथल नगर में पश्चिम में दुर्ग क्षेत्र और पूरब में निचला नगर था, ये भी सही है आपका। तो हो जाएगा 14 का तीसरा हो जाएगा, एक और दो दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध सल्तनतकालीन इतिहासकार जियाउद्दीन वर्नी उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित थे? फर्स्ट ऑप्शन है बुलंदशहर, सेकंड ऑप्शन है मथुरा, थर्ड ऑप्शन है आगरा, एंड फोर्थ ऑप्शन है लखनऊ। तो जो सल्तनतकालीन इतिहासकार हैं कौन? जियाउद्दीन वर्नी, ये जो है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित थे? तो ये थे आपके बुलंदशहर से। ये फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल काल के सराय भवनों का उपयोग होता था। फर्स्ट ऑप्शन है अमीर वर्ग के निवास के लिए,
सेकेंड ऑप्शन है बारूद संग्रह करने के लिए। थर्ड ऑप्शन है यात्रियों को ठहरने का स्थान प्रदान करने के लिए। एंड फोर्थ ऑप्शन है राजसी यात्रा का साजो सामान रखने के लिए। तो देखिए ये मुग़ल काल में जो है कि सराय भवनों का उपयोग होता था। किस लिए होता था? तो देखिए इसमें जो है कि आपका यात्रियों को ठहरने का स्थान प्रदान करने के लिए होता था। ये थर्ड ऑप्शन सही है। देखिए सूरवंश का शासक जो शेरशाह सूरी थे वो 1700 ईस्वी में उन्होंने सरायों का निर्माण किया था। ठीक है, तो मुग़ल काल में जो है कि जो भी मार्ग होते थे ना उनमें थोड़ी थोड़ी दूर पे सराएं होती थी और व्यापारी और यात्री जो इन सरायों में ठहरा करते थे। इसके अलावा जो है कि यात्रियों का इसमें सामान भी अधिक समय तक सुरक्षित रखने की व्यवस्था थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न घटनाओं का सही कालक्रम है। फर्स्ट ऑप्शन है बैरम खां का पतन। सेकेंड ऑप्शन है असीरगढ़ की विजय। तीसरा दिया गया है कि अबुल फजल की हत्या। एंड चौथा दिया गया है हल्दी घाटी का युद्ध। तो इसमें से एक क्रम में बताना है कालक्रम, सही कालक्रम कौन सा है। तो देखिए बैरम खां का पतन कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1560 ईस्वी में। असीरगढ़ की विजय कब हुई थी? तो ये हुआ था आपका 1601 ईस्वी में। देखिए असीरगढ़ की विजय जो थी ना वो यह अकबर का अंतिम जो है कि विजय था। ठीक है, अबुल फजल की हत्या कब हुई थी? तो ये हुई थी आपका 1602 ईस्वी में। देखिए जहांगीर के शासनकाल में हुआ था इसकी हत्या। किसने किया था? तो वीर सिंह बुंदेला के द्वारा इसकी हत्या की गई थी, अबुल फजल की हत्या। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1576 में। किसके बीच हुआ था? तो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। तो इसको कालक्रम में लगाना है तो सबसे पहले हो जाएगा आपका 1560 एक, उसके बाद से हो जाएगा 1576 4, उसके बाद से हो जाएगा आपका असीरगढ़ की विजय 2, एंड उसके बाद हो जाएगा अबुल फजल की हत्या 3। तो 1 4 2 3, तो 1 4 2 3 कौन सा है? तो आपका ये है, फोर्थ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भाषा में विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ अमुक्त माल्यद की रचना की? फर्स्ट ऑप्शन है तेलुगु, सेकेंड ऑप्शन है संस्कृत, थर्ड ऑप्शन है हिंदी एंड फोर्थ ऑप्शन है फारसी। तो किस भाषा में जो है कि विजयनगर के शासक जो थे कृष्णदेव राय उन्होंने अपनी प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा अमुक्त माल्यद की रचना जो है कि किया था वो तेलुगु भाषा में। ये फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला दिया गया कि हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था। दूसरा दिया गया कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप ने अकबर को पराजित किया था। देखिए इसमें पहला दिया गया है केवल 2 1 सही है, दूसरा दिया गया है कि केवल 2 सही है, तीसरा दिया गया है कि 1 और 2 दोनों सही है, एंड चौथा दिया गया है कि न तो 1 और न ही 2 सही है। तो इसको देख लेते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1576 ईस्वी में। ठीक है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप ने अकबर को पराजित किया था। देखिए हल्दी घाटी जो है कि महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुई थी, लेकिन महाराणा प्रताप ने अकबर को पराजित नहीं किया था, अकबर ने महाराणा प्रताप को पराजित किया था। तो ये वाला जो है कि गलत हो जाएगा। तो इसमें से होगा आपका केवल 1, ये पहला ऑप्शन पहला ही सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? फर्स्ट ऑप्शन है महात्मा गांधी और सरदार पटेल, सेकंड ऑप्शन है आचार्य JB कृपलानी एवं सी राजगोपालाचारी, थर्ड ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, एंड फोर्थ ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और रफ़ीक अहमद किदवई। तो क्रिप्स मिशन के साथ जो कि कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? तो वो थे आपके जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए क्रिप्स मिशन, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए भारत को ना
उस समय जब द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने के लिए जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे चर्चिल, उन्होंने अपने मतलब शामिल द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने के लिए मतलब किया था। तो उस टाइम पे कैबिनेट मंत्री स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, उनके नेतृत्व में जो है कि एक सद्भावना मिशन जो है कि मार्च 1942 में भेजा गया। और क्रिप्स मिशन के साथ जो है ना कि कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार जो है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। देखिए ऐसा हुआ कि जब क्रिप्स मिशन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो था उसमें क्या बोला गया था, तो उसमें ये बोला गया था कि जब युद्ध खत्म हो जाएगा तो भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा। ठीक है। दूसरी बात ये बोली गई थी कि संविधान निर्माण के लिए एक संविधान निर्मात्री परिषद के निर्माण का प्रावधान किया जाएगा। ये क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव में ये चीज़ें बोली गई थी। देखिए कल का ये क्वेश्चन पूछा गया था, मानव जनसंख्या के समान घनत्व वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। फर्स्ट ऑप्शन है आइसोनिफ, सेकेंड ऑप्शन है आइसोनेफ, थर्ड ऑप्शन है आइसोराइन एंड फोर्थ ऑप्शन है आइसोथम। तो मानव जनसंख्या के समान घनत्व वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो आइसोराइम कहते हैं। ये थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए आज के क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। शिवाजी का राज्याभिषेक जिस जगह हुआ उसका नाम क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है ग्वालियर, सेकेंड ऑप्शन है रायगढ़, थर्ड ऑप्शन है मथुरा एंड फोर्थ ऑप्शन है नासिक। तो शिवाजी का जो राज्याभिषेक हुआ था वो किस जगह पे हुआ था, उसका नाम जो है कि आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में। देखिए अगर आप जो है कि मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25, फेसबुक पे हमारा एक पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, एंड फेसबुक पे एक मेरा ग्रुप है UPPCS BEO RO करके। तो आप लोग वहाँ भी कनेक्ट हो सकते हैं, वहाँ पे भी स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है। देखिए दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी ना लगे तो आप डिसलाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि क्यों डिसलाइक किया। वीडियो देखने के लिए